बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त शाराए दस्तूर पर दस्तूर की अहम शिफ्ट 63 के हवाले से और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से गुफ्तगू, बहस और इसके साथ साथ दलाइल जारी हैं। आज आपने देखा कि पूरी जो सियासी कायदीन यानी कि जो इस वक्त हुकूमत की नौजवातें हैं उनके कायदीन ने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट के लिए दरखास्त देनी चाहिए, पिटिशंस देनी चाहिए और इसके ऊपर बहस भी जारी है। अभी वक्फा है अदालत में और उससे पहले ये कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, तब तक सब काम क्या रोक दिए जाएं। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था और ये भी कहा था कि फैसलों से जाहिर है कि जो सूरत हाल बनी हुई है इसके अंदर हमें अगर वो फैसला लेते हैं और सितंबर में जाके फुल कोर्ट बनाते हैं, यानी अपना इंदिया उन्होंने दे दिया, या कहना चाहिए कि उनके रिमार्क से ये जाहिर होता है कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट का जो मामला है ये नहीं हो सकता। लार्जर बेंच बन सकता है, नहीं बन सकता, ये भी बहुत ही अहम बात होगी। इसके ऊपर भी देखने क्योंकि 4 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट के 17 जजेस में से अभी तक अपॉइंट नहीं हो सके हैं, तो फिर लार्जर बेंच कितना बन सकता है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, फैसला क्या आएगा, क्या हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उनकी जो काउंटिंग है वजारत आला के लिए उनकी जो गिनती थी वो शुमार होगी नहीं होगी, परवेज इलाही साहब जीत जाएंगे, ये सब कुछ आज के फैसले या जो कल तक फैसला होगा अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी। दूसरी जानिब आज जो सुबह सियासी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, मरियम साहिबा भी थी और बिलावल भुट्टो साहब भी थे, उन्होंने कुछ अपने मुतालबात रखे और फुल कोर्ट की इस्तदा की और जो 3 रुकनी बेंच है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। क्या कहा था मरियम नवाज साहिबा ने, जरा पहले वो सुनिए फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं। जो कुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो, शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सो मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए एक कानून है और इमरान खान के लिए एक कानून? इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती। और इसी तरह की गुफ्तगू जो थी वो बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने भी फरमाई। क्या कहा उन्होंने, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा वो हमारी बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है कि एक इमरान के दबाव में आके आप हमारा आईन को तब्दील करें, आपका ही अपना फैसला को, नया फैसला को जिसपे हमारा एतराजात थे उसके मुताबिक हम एक नया इलेक्शन लड़े और फिर आप रातों रात कोर्ट में बैठ के एक बार फिर हमारा आईन तब्दील करने की कोशिश करें। सो ये एतराज जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी था। बहरान शुरू कैसे हुआ था आपको याद होगा कि 63A की तशरीह मांगी थी तहरीक अदम एतमाद के दौरान सदर मुमलिकत की जानिब से, जिस तशरीह के अंदर एक फैसला ये लिखा गया था कि मुनहरिफ अरकान जो है उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। इसको ये समझा गया था आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से कि ये आइन का हिस्सा नहीं था और न ही 63A के अंदर ऐसी कोई शिक मौजूद थी, जबकि अदालत ने अपने फैसले से इसको शिक बना दिया और तरमीम कर दी। ये जो बात थी ये बात सामने आती रही, बार बार आती रही। आईनी और कानूनी माहिरीन और सियासी जमातें इसके ऊपर जो है वो बात करती रही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके ऊपर नजरसानी की, अपील की बात भी की, लेकिन वो नजरसानी की अपील जो है वो ना लग सकी। इसके साथ साथ आज अगर आपको देखें, आज जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब का भी एक स्टेटमेंट एक सामने आया है, उनका मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 की दरखास्तों के लिए फुल कोर्ट लाजमी बन जाना चाहिए। फुल कोर्ट बनाने से किसी को क्या नुकसान हो सकता है, और ये भी उन्होंने कहा कि अदालती रिवायात की खिलाफ वर्जी पर ताज्जुब होता है। हमसे भी थोड़ी देर पहले उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये समाअत और नजरसानी की जो अपील
तफसील है उसको एक ही वक्त में सुना जाना चाहिए और सुनना जरूरी है। सो एक तरह से एक बहुत ही जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब का एक बहुत नाम है, बहुत साहिबुर राय शख्सियत और जज माने जाते हैं, और वो खुद नहीं बोलते थे बल्कि उनके फैसले बोलते थे, और उनके फैसलों की जो एक बाज़गश्त है वो आज भी पाकिस्तान के जो आईनी और कानूनी ऐवान है वहां पे गूंज रही है। सो उनकी तरफ से भी ये मुतालबा हुआ। बार एसोसिएशन के साथ सुदूर ने भी ये कहा कि इस मामले को पे फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी तक ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने दलाइल सुने हैं, ये फैसला उन्होंने नहीं किया कि आया फुल कोर्ट बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा या नहीं बनेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि ये जो मामला था इसके ऊपर ही वोट हुआ, इसी पे डी-सीट हुए, 25 के करीब अराकीन जो थे वो डी-सीट किए गए, जिसके ऊपर दोबारा इलेक्शन भी करवाया गया सूबाई असेंबली का। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब का जो लेटर था उसको तस्लीम किया गया, और जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने काफ लीग के लिए लेटर लिखा तो उस पर कहा जा रहा है कि ये जो खत है ये दुरुस्त नहीं है, या ये कि पार्टी हेड और जो पार्टी जो पार्लिमानी हेड है उसके जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर बहस की जा रही है। ये फैसला जिस सूरत में भी आएगा इसके बहुत मज़मरात हैं, इसके बहुत से समरात हैं, इसके बहुत से, अगर ये फैसला उस तरह का नहीं आता, यानी कि खुद कहा जा रहा है आईनी कानूनी माहिरीन की जानिब से कि तजाद मौजूद है फैसले में, आइन की शिक में, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ नज़ीरें हैं उसके अंदर भी तजाद मौजूद है, लिहाजा इसके जो असरात होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। गलत या सही, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना तनवीर हुसैन साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इनसे हम कुछ सियासी बातें भी करेंगे। हमारे साथ जनाब यासीन आजाद साहब हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हमें ज्वाइन करें स्टूडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह भी रह चुके हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। जनाब अहमद अवैस साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रशीद रिजवी साहब आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 63A का मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या मुश्किल है? क्या वाकई जो उनका फैसला था वो तजाद का शिकार हो चुका है? किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त की सिचुएशन जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट फंसी हुई है या ये मामला फंसा हुआ है? देखिए आसमा, मैं समझता हूं कि जो पहला फैसला आया था 63A के इंटरप्रिटेशन में, वो 3 और 2 का डिवीजन के साथ आया था, और वकला की अक्सरियत ने जो अच्छे सेंसिबल और कॉन्स्टिट्यूशन नोइंग वकला हैं उन्होंने जो है मिनॉरिटी व्यू से एग्री किया था, मेजॉरिटी व्यू के साथ एग्री नहीं किया था, मिनॉरिटी व्यू के साथ एग्री किया था। और मैं भी उस मिनॉरिटी व्यू से एग्री करता हूं कि 63A एक खुद कंप्लीट कोड है, उसमें मजीद कुछ माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, और यानी इसमें कोई भाम नहीं है आप कह रहे हैं रिजवी साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और क्लैरिटी के साथ है ये शिक। आर्टिकल 17 का रेफरेंस लेके उसको एक और अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था, उसको उन्होंने मिनॉरिटी व्यू ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो मेजॉरिटी वकला की भी व्यू ये था कि 63A को आप इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट करें। आर्टिकल 70A तो 17 तो वो उसके लिए है फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली भी जो है वो जस्टिस मियां खेल साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब के फैसले से एग्री करूंगा कि कंप्लीट है। उसमें कहीं अब देखें, एक जो इबाम है कि सजा जुर्म करने से पहले सजा दे दी उन्होंने कहा है कि जो वोट देने से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा जब उसने सदर के ऑर्डर हुक्मनामे के खिलाफ वर्जी की, उसके बाद प्रोसेस होगा, सदर देगा। लेकिन इन्होंने एक कदम और आगे जाएगी, कहा कि वी विल स्टैंड डिस्क्वालीफाई, उसके वोट एक्सक्लूड हो जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं ये सीक्रेसी ऑफ बैलेटिंग है कि वो हो सकता है लास्ट आवर में जाके अपनी पार्टी को वोट दे दे? बिल्कुल ऐसा ही है। यासीन आजाद साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि एक तो 63A में कोई भाम नहीं है, फिर अगर फैसला अब ये हो गया है कि वोट मुनहरफ अराकीन के शुमार नहीं होंगे
اور پھر اس کے خلاف فیصلہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر نے کر دیا، یعنی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے سر؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ہمارے اداروں کا بڑا رول ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹر آیا، اگر آنریبل سپریم کورٹ کسی بھی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتے تو شاید ملک کے حالات یہ نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ آرٹیکل 63A کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہیں، اس میں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی۔ پارٹی ہیڈ لکھا ہوا ہے، پارٹی ہیڈ لکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا، لیکن 63A میں یہ کہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی آدمی اگر ووٹ ڈالے گا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ کہیں نہیں لکھا، یہ ڈال دیا گیا، یہ فیصلے کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب آنریبل سپریم کورٹ نے جب کبھی بھی کوئی ریفرنس ایون فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا ہو یا کسی اور کے خلاف آیا ہو، ان ریفرنسز کو فوراً ٹیک اپ کیا۔ دوسرے لوگوں کے جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ایون کوئی ارجنٹ اپلیکیشن بھی دے تو 4-5 مہینے تک ہماری اپلیکیشن گرانٹ تک نہیں ہوتی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 63A کے معاملے میں جو ججمنٹ آیا، میرے نزدیک جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا، جو اقلیت کا فیصلہ ہے 2 ججز کا، وہ آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ درست بات۔ 3 جج صاحبان نے فیصلہ الگ دیا، اور وکلا برادری میں میجارٹی نے 2 ججز کے فیصلے سے ایگری کیا، 3 والے سے ایگری نہیں کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میجارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنے کے مترادف تھا، بالکل جو کہ ججز نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اور اس پہ نظر ثانی کی بھی اپیل آپ لوگوں نے کی، وہ پینڈنگ ہے، اور جو ڈسکوالیفیکیشن بعض ہوئی ہیں، اس ڈسکوالیفیکیشن کے متعلق بھی جو ایسن بون نے پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اس نے سوال یہی کیا کہ کیا 63 میں کوئی ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے کہ یہ بندہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا؟ نہیں ہے، وہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ کیا وہ پٹیشن امپارٹنٹ نہیں ہے؟ کیا اس پہ ہمارا آج ڈیمانڈ کیا تھا؟ ہم 6 سابقہ پریزیڈنٹ تھے اور سٹنگ پریزیڈنٹ بھی موجود تھا۔ ہمارا ڈیمانڈ تو یہی تھا کہ حسن بن کی پٹیشن ہو، ریویو پٹیشن ہے یا یہ پٹیشن ہے، ان سب کو ایک ساتھ کر کے فل کورٹ سنے۔ اور جس طرح ابھی مقبول باقر صاحب کا حوالہ آپ نے دیا، انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے پہلے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا کہ جسٹس فیض عیسیٰ نے بھی اس ٹائپ کا لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا کہ بینچ کنسٹیچیوٹ کرتے ہوئے آپ سینئر ججز کو اگنور کرتے ہیں، ان کو نہیں لیتے اپنے ساتھ۔ پشاور میں کیا ہوا؟ ساکن مسار صاحب نے فیض عیسیٰ صاحب کے کوشچن پہ چھوڑ کے بنچ اٹھ کے چلے گئے اور اندر جا کے جسٹس فیض عیسیٰ کو بنچ سے نکال دیا۔ یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمارے ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے کے لیکن یاسین صاحب، یہ تو اختیار ہے چیف جسٹس صاحب کا، وہ 3 بینچ رکھے ہیں، وہ جسٹس مقبول باقر صاحب کے بیان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بنچ کنسٹیچیوٹ کرنا رائٹ ہے آپ کا، لیکن سینئر ججوں کو اگنور کرنا بھی میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ آپ کیا آخر ہمارے راستے میں ڈیفیکلٹی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں، جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ انہی میں ججوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، سینئر ججز میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو مناسب یہ تھا کہ یہ آئینی ایک معاملہ تھا، اور یہاں بھی پوزیشن وہی ہے جو عمران خان نے خط لکھا کہ ان آدمیوں نے پارٹی پالیسی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کے لیٹر کو کمپیریزن کر لیں تو دونوں پارٹی لیڈر کے خطوط کی عبارت تقریباً ایک جیسی ہے۔ وہاں آپ نے فیصلہ کچھ اور کیا اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی یعنی کہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا کہ آپ ووٹ کریں پرویز الہی صاحب کو،
اور جو خلاف کریں گے وہ غلط ہوں گے اور جن کو کہ ڈی سیٹ کر دیا ڈی گیا سیٹ بعد۔ کر دیا گیا۔ اسی طرح چودھری شجاعت شجاعت صاحب صاحب نے نے بھی اپنے خط لیٹر لکھا۔ میں واضح طور پہ لکھا کہ آپ کو حمزہ شریف کو ووٹ دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بار بار جب بیرسٹر صلاح الدین صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے اور وہ اس خط کا حوالہ دے رہے تھے، پہلے جو ہی وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم فل بنچ پہ آرگومنٹ سن رہے ہیں کہ فل بنچ بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، ٹھیک۔ آپ چاہتے ہیں بننی چاہیے لہذا آپ بیٹھ جائیں، لیکن بعد میں 1.5 گھنٹہ آپ اندر چلے گئے، 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد آئے اور آپ نے سننا شروع کیا۔ ابھی پھر میری اطلاعات کے مطابق پھر وقفہ کیا ہوا ہے، جی ہاں، صلاح وقفہ ہے ابھی۔ الدین بیرسٹر صلاح الدین کا آرگومنٹ جاری تھے، آپ نے وقفہ کر دیا۔ اور آج آنریبل چیف جسٹس نے جو کورٹ میں ریمارکس دیے کہ پتہ نہیں 54,000 کیسز تھے، اب میں 50 پہ لے آیا ہوں، یہ کوئی قابل، یہ تو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے۔ 17 جج آپ بیٹھے ہیں اور 17 ججز کی موجودگی میں اتنی بڑی تعداد پینڈنسی میں کیوں گئی؟ میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ دستور کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنا غلط ہے۔ اگر تشریح کرنی بھی ہے تو کم از کم دیکھ لیں کہ آئین کے جس آرٹیکل کی آپ ایکسپلینیشن دے رہے جی ہیں ہاں۔ یا تشریح کر رہے ہیں اس کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کوئی حکم باقی ہے یا تب نہیں آپ کر کر سکتے ہیں، لیکن میں نے دباؤ کا شکار ہے نا عدالت۔ سر میں اس پہ رانا صاحب، یہ آپ بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں عدالت کے اوپر۔ کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن آج اس سے بالکل مختلف انہوں نے سٹیٹمنٹس دی۔ انہوں نے کہا جی یہ عدالتوں کے وقار کے اوپر حملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں سنوانا بھی چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن آج آپ لوگ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اس عدالت کے اوپر۔ کیا کہا تھا فواد چودھری صاحب نے، ذرا سنیے گا۔ فل کورٹ چاہتی ہے اور کیا ان کو اعتراض ہوگا فل کورٹ سے؟ لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ آپ بلیک میل کر کے نہیں جسٹس آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا نہیں، یہ انہوں نے دی ہے کہ فل کورٹ بنانے پہ اعتراض کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گلے بھی چھوٹے پڑ جائیں گے پھندوں کے لیے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ ابھی دوبارہ چلا دیں گے جرنل اور یہ جو ہے جی 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 کہ وہ دھمکانے والی ان کی ایک سٹیٹمنٹ ایکچولی تھی۔ وہ بڑا خطرناک سٹیٹمنٹ تھا۔ جی جی، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے دباؤ آپ بھی بڑھا رہے ہیں؟ میں یہ ویسے میں نے دونوں سے رشید رضوی صاحب سے پوچھنا ہے، مگر جی پہلے تو میرا بڑے لیگل پوائنٹس تھے دونوں جی۔ آنریبل جو ہمارے فارمر رہے ہیں چیف بار کے، انہوں نے بڑا خوبصورتی سے سارا ایکسپلین کر دیا ہے۔ میرا بھی آلموسٹ 100% یہی خیال ہے کہ آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے لیڈر پارٹی ہیڈ کا، تو وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کاؤنٹ کیا جائے گا؟ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ 63A میں لکھا ہوا ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، تو پھر آپ خواہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ اسی سچویشن میں آج کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ کے اپنی چیزیں جو آپ اپنے ہاتھ سے وہ کہتے ہیں نا گنڈا بندیاں نے اب دانتوں سے کھول رہے ہیں، وہ نہیں کھل رہی، وہ کھل نہیں رہی، کیونکہ اور پھر کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میں پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میں مطلب اگر وہ جسٹس منیر سے بات شروع کروں تو آپ نے کیا پاکستان میں سارے ادارے، اگر میں اس پہ جاؤں کہ جی اس میں سارے اداروں کو کہیں کہ جی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے یہاں پہنچانے میں، تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن جوڈیشری کی ہے، جنہوں نے جس طرح لیکن آپ لوگ کو اعتماد نہیں ہو رہا نا۔ نہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے اس وقت سے جو بھی مارشل لا لگی ہے ان کو، یہ بھی کہ مشرف صاحب کی مارشل لا لگی تو اس نے کہا جی میں پتہ نہیں کیا کروں گا، 3 سال بھی لیں اور امینڈ بھی کریں، جو مرضی کریں۔ یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آپ جو مرضی فردواد کرتا رہے؟ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مقصد یہ ہے کہ 63A میں بڑا کلیئر ہے، لیکن آپ اس کی اسپرٹ میں جا کے اس پلی پہ آپ بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے۔ وہاں لفظ ہے ڈی سیٹ کا، میں یہ بھی ٹائم کا بھی نہیں میں سمجھتا، ٹائم بالکل یہی تھا کہ اس ٹائم کے لیے جس ٹائم کے لیے اس ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، یہ سزا ہے۔ اگر ووٹ گننے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاز آف ایکشن ہوا ہی نہیں ہے، ووٹ ہی نہیں، ہم نے ان کا شمار ہی نہیں ہوا، تو پھر کدھر سے؟ پھر تو تحریک عدم اعتماد کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر آپ نے کسی دوسرے کا ووٹ نہیں گننا، پھر تو تحریک عدم اعتماد کا بھی تو پرپز بالکل ووٹ نہیں گننا، تو پھر تو یہ ڈکٹیٹرشپ انہوں نے خود پیدا کی ہے۔ جو آج آمریت کی بات کر رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ یار آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آمریت، وہ تو پارٹی لیڈر آمر ہو جائے گا،
भाई अगर आपने क्या अकाउंट नहीं करने तो इसका मतलब फिर तो वो फायदा ही कोई नहीं है तरीके अदमत, वो तो ये है कि 1+1+1+ ये है। नहीं, जब पार्टी सदारत जो है, जैसे जब नवाज अच्छा, शरीफ मैं साहब उस पे को सदारत से नाअहल किया उस पे था, मैं आने लगा हूँ। हाँ। उस पे जो जब सदारत से नाअहल किया है, इन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या हेड ऑफ द पार्टी इज एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द हेड ऑफ द पार्टी। और देखें, ये अगर पार्टी हेड इलेक्ट हो, कौन है वहां पे अगर हम शहबाज साहब, प्रेसिडेंट यही है कि हमेशा पार्टी हेड अगर MNA हो तो पार्लियामेंट हेड होता है। जी हाँ। लेकिन बाद औकात एक्सपीरियंसेस जिस तरह हमने ख्वाजा आसफ साहब को बनाया हुआ है, जी, लेकिन वहां पे पार्टी महमूद हेड, रशीद साहब हैं, पार्टी हेड, PTI के, और अम्मार यासिर साहब। पार्टी हेड हर चीज होता है। वो पार्टी पार्लियामेंट लीडर भी बनाता है, वो सारा कुछ करता है, वो डायरेक्शन भी देता है, और उसकी डायरेक्शन पे ही पार्लियामेंट पार्टी चलती है। बिल्कुल, लेकिन मैं सॉरी, परवेज इलाही साहब पार्लियामेंट हेड है ना वहाँ पे सर? नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जो पार्टी हेड होता है, जो पार्टी हेड होता है वो पार्लियामेंट्री हेड को डायरेक्शन देता है, या जो पार्टी को डायरेक्शन देता है, इसलिए कि वो पार्लियामेंट पार्टी कौन बनाता है? वो लीडर वही बनाता है। जी बिल्कुल, पार्टी हेड, बिल्कुल। इसलिए वो अच्छा, टिकट वो बिल्कुल, देता है। राणा साहब, ये तो मेरी बात सुने, ये जो आज कर रहे हैं ये प्रोप्राइटरी डिमांड्स के, यार अगर आप पे, मैं देखे जुडिशरी, लंबी बात है, लोअर जुडिशरी, कोई बंदा कहना मुझे आप पे इतमाद नहीं, जो बाज़-औक़ात तो वो क्लास रात करते भी हैं बेल लंबी करने के लिए, मुझे आप पे इतराज नहीं, कोई न्याय लग गया, लंबी हो गई, वो छोड़ देता है। ये नहीं हो सकता वो कहे मैंने सुनना ही सुनना है, मैंने सुनना ही सुनना है। ये वो लोग हैं जो 2015 से 2017 से शुरू हुए हैं, ठीक, और आज तक ये नहीं, मगर अब अगर ये रिवर्स हो जाता है, मैं रशीद रिजवी साहब से इस पे ले लूं पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपने जो बात की कि जी अभी मैं जो बातें सुन रहा था, बिल्कुल इनकी जो बात है वो 100% दुरुस्त है। आज इन्होंने वो 5 बंदे जो पहले 2 डिसेंडिंग नोट या इख्तलाफी नोट देते थे, उस पे उनको तो फिर नहीं आपने रखा, 3 वो रख लिया आपने जो 100% आपके बंदे हैं। अच्छा, अब ये तो अक्सर ये सब जुडिस मामला है, अभी ये मामला, लेकिन हम तो आज की प्रोसीडिंग तक की बात कर सकते हैं। अगर कंट्रोवर्सी से बचना है या क्रेडिबिलिटी अपनी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फवाद के बयान में या PTI के बयान जो हैं वो श्रीलंका बना देंगे, हम तबाह कर देंगे। हमने तो एक डिमांड किया जो एक राइट है कि ये एक ऐसा इशू है जहां पे सेनेट का पड़ा हुआ है केस, जहां पे रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, जहां पे वो एहसन बून साहब की पिटीशन पड़ी हुई है। अगर ये आ गया तो ये इशू एक ही इशू से रिलेटेड है। अच्छा, अगर एक इशू से रिलेटेड है तो इनको आप कंबाइन करके एक फुल कोड बनाएं ताकि ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए। बिल्कुल, ये पिंग पोंग जो गेम शुरू हुई है, बहुत सारे फैसले, अगर स्टेबिलिटी, ये मैं ब्रेक ले लूं, मैं एक आखिरी सेंटेंस, ये स्टेबिलिटी की मैंने बात सुनी है उनकी, ये जो चल रहे थे, या मुझे बताएं इनके अगर खुदा न खास्ता फैसला कोई इस किस्म का आता है जो ऑब्जर्वेशन आ रही है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये तो मैंने आपसे पूछना है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, वाकई श्रीलंका बन जाएगा पाकिस्तान, ये तो मुझे बताएं स्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑफ कोर्स नहीं आएगी। पंजाब के अंदर भी अगर हुकूमत भी चेंज होती है तो भी स्टेबिलिटी मुश्किल है, और अगर नहीं होती तो भी स्टेबिलिटी मुश्किल है। किस तरफ जा रहे हैं हम? जी, तो ये मैंने आपसे पूछना है ना, आपको क्या जरूरत थी कि आप हुकूमत संभालते ना, ये भी तो एक आप पे तनकीद हो रही है, जिसपे आप साद रफीक साहब कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट इमरान जो था उसको हमने नाकाम करने के लिए सारा कुछ किया। तो मैं ब्रेक के बाद ये पूछूंगी, अपना ख्याल है, ठीक है, मेरे कुछ और ख्यालात थे, चले वो मैं आपके ख्यालात जान लूंगी ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यासीन साहब से, रिजवी साहब से, रहमत अवैध साहब से भी बात करें। हम देंगे, लेकिन ये कहना कि हमने इलीगल काम तो नहीं ना किया। नहीं, इलीगल ऑफ कोर्स नहीं किया सर, बिल्कुल नहीं किया आपने, बिल्कुल कोई वोट नहीं लिया PTI का, ठीक बात है, हमने कोई ऐसी काम नहीं किया, वो सारे इत्तेहादी थे। क्यों किया, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और अगर फैसला हम इजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि अभी ये सब जुडिस है मामला, लेकिन अगर नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है तो क्या होगा, और अगर कहा जाता है कि जो वोट शुमार हुए हैं तो क्या होगा, इसके एक सियासी इसके असरात होंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना तनवीर हुसैन साहब हैं, अहमद अवैध साहब कोर्ट में वहां पे मसरूफियत उनकी हो गई, वो हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैध साहब, आपको क्या लगता है, सर अभी भी वक्फा है, बहस इस पे हो रही है कि जज साहिबान ने एक फैसला दिया था कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा,
और अब जो है वो पार्लिमानी रहनुमा की और जो पार्टी हेड है उसके इख्तियारात की बहस है। तो सर आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए, साथ खड़े होने की बात नहीं, ये सिर्फ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन है, आर्टिकल 63A(1)(b), उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है और यही इंटरप्रेट किया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो शॉर्ट जजमेंट आई थी रेफरेंस केस की, और उसको मिसकोट किया डिप्टी स्पीकर साहब ने, ये उनको हमजा को कामयाब करार देते हुए। तो उसके ऊपर जज साहबान अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि हमारी कौन सी ऐसी पैरा था या कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी या कौन से ऐसे वर्ड थे जिनको आपने कहा कि ये इसकी बेस के ऊपर, बेस जब ये बना दिया तो वो कह रहे हैं कि बताओ वो कौन सा बेस है। अहमद अवैस साहब, क्या जजेस ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं किया जाएगा? बिल्कुल लिखा है, लेकिन उन्होंने ये उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन भी की हुई है उन्होंने 63A(1)(b) की, कि इसमें दो चीजें हैं। एक है कि पार्लिमानी पार्टी जिसकी डायरेक्शन के ऊपर वोट डालना है, और अगर उस डायरेक्शन को ऊपर वो अमल नहीं करते पार्टी के उनके जो मेंबर्स हैं, तो फिर वो इनवैलिड वोट भी हो जाएंगे, वो मुनहरिफ करार दिए। यानी अगर वो पार्लिमानी हेड के, सर उन्होंने अहमद अवैस साहब थोड़ी सी कंफ्यूजन करेगा। मैं पिछले फैसले की बात कर रही हूँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लिमानी हेड के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वोट डाला जाएगा। जी, वो इंस्ट्रक्शन मैं बताता रहा हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन किसकी होगी, वो होगी पार्लिमानी पार्टी की। पार्लिमानी पार्टी की, और पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी हेड मुख्तलिफ हैं, दो मुख्तलिफ हैं, यही यानी इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ है। पैरा नंबर 3 जो है जजमेंट, आप देखिए पैरा नंबर 3 में बड़ा वाज़ेह किया हुआ है इसको। सर मेरा कंफ्यूजन ये है, एक आईनी माहिर के तौर पे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और दूसरी जानिब महमूद रशीद साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो किसकी हिदायत पे पार्टी अमल करेगी? वो इंस्ट्रक्शन जो है वोट डालने की पार्लिमानी ग्रुप जो है ना, वो जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी है, वो पंजाब असेंबली है या नेशनल असेंबली है, वो उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी डायरेक्शन के ऊपर उसने वोट डालना है। तो सर इस 63A में तो पार्टी हेड का जो इख्तियार है वो बहुत वाज़ेह है। ये मैं इसीलिए आपसे बहुत दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप जरा सा 63A को खोल के निकाल के देखें तो उसके अंदर उसका 1B जो है, उसको उन्होंने आपको पैरा नंबर 3 में बड़ा वाज़ेह तौर से उसका जिक्र किया है और उसको उसका रेफरेंस दिया। अहमद अवैस साहब, राना तनवीर साहब एक सवाल करना चाहते हैं, फिर मैं यासीन आजाद साहब। मान ली जाए कि उसमें नहीं लिखा हुआ, तो 63A में कहाँ लिखा हुआ है कि जो मुनहरफ होगा उसका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा? डी सीट का लफ्ज तो है, वो डी सीट हो जाएगा। ये तो इंटरप्रिटेशन की है ना उन्होंने। नहीं देखिए ना, वो तो इंटरप्रिटेशन, वो तो एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने उस जजमेंट के अंदर की है जो वो रेफरेंस केस था। नहीं, ये तो फिर मेरी बात सुनिए, इंटरप्रिटेशन तो फिर अवैस वो ये कर सकते हैं कि ये क्योंकि पार्लिमानी लीडर उनकी ऑफ शूट है, उनकी पैदावार है, पार्टी हेड इज ऑल इन ऑल, जो साकिब निसार साहब के टाइम पे हुआ था कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड लीडर हेड ऑफ द पार्टी। तनवीर साहब, आपकी या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, ख्वाहिश नहीं, मैं तो लफ्जों की बात कर रहा हूँ। अच्छा रान साहब, मैं यासीन अहमद अवैस साहब आप ये कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन ये है, मेरी तो ख्वाहिश है इनके मुताबिक सारा काम हो। रान साहब वो ये कह रहे हैं कि पार्टी हेड की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की गई है डिप्टी स्पीकर की। नहीं, देखिए ना, गलत नहीं हो। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं जी। एक है कि जो डायरेक्शन देगा वो पार्लिमानी पार्टी देगी, और डिक्लेरेशन देगा वो पार्टी हेड देगा। तो सर पार्टी हेड है शुजात हुसैन साहब, पार्टी है शुजात हुसैन। अब शुजात साहब जो हैं वो पार्टी हेड है ना, वो कोई आदमी होगी हो सकता है, जैसे वो किसी में जो है फोरम के मेंबर नहीं है, ना सेनेट के हैं, ना नेशनल असेंबली के हैं, ना पंजाब का, लेकिन ही इज पार्टी हेड, वो कोई भी आदमी हो सकता है। तो पार्टी हेड जब सर हिदायत देगा तो, और पार्लिमानी रहनुमा नहीं सर
जी मैं जरा से मैं भी आपको सर थोड़ा सर सा- सर मैं समझना चाह रही हूँ। जी जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि फलां इशू के ऊपर आपने या खड़ा किया है तो उसको वोट देना है, या किसी को पॉल्यूशन पाता है तो उसको वोट देना है या नहीं देना, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। उसकी डायरेक्शन के ऊपर बाकी तमाम मेंबरान ने वोट डालना है, ठीक। और अगर नहीं डालेंगे तो वो डिफेक्शन क्लास में आ जाएंगे और वोट इनवैलिड हो जाएंगे। अच्छा अब मैं एक सर एब्स्ट्रैक्ट है, सुनिए मैं ठीक- सुनिए जरा, ठीक ये है। वन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। अब उसके बाद अगर उसने नहीं किया तो उसके बाद उसका डिक्लेरेशन जो है ना, वो पार्टी हेड जो है वो उसकी कंप्लेंट करेगा, वो उसको शो का नोटिस इशू करेगा, उससे सुनेगा, और फिर उसका डिक्लेरेशन जो है वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजेगा, और वो उसके इसको डीसी दिया जाए। अच्छा अब मैं यासिन आजाद ये साहब, दो अलग अलग चीजें दो अलग है। वो कह रहे पार्टी हेड अलग है, पार्लिमानी रहनुमा अलग है। अब अगर पार्टी हेड ही पार्लिमानी रहनुमा है, और या फिर ये चौधरी शुजात साहब के केस के अंदर, और फिर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करनी चाहिए थी डिप्टी स्पीकर को? जी मैं अहमद वैसा यासिन साहब से पूछ रही देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी को भी ओवरहेड कंट्रोल कौन करता है? इमरान खान साहब करते हैं ना। इनके यहाँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जी उसमें पार्टी हेड भी वो हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड भी वही हैं। ऐसा ही है। यहाँ जो लेटर लिखा गया जो पार्लियामेंट्री कमेटी का ये जिक्र कर रहे हैं, इस वाकया से एक दिन पहले एक मीटिंग कॉल की गई, और उसमें इन्होंने कहा कि जी जब इन्होंने देखा कि चौधरी शहजाद साहब हमारा साथ नहीं दे रहे, जब मोनस इलाई को ये पता चला कि चौधरी शहजाद साहब ने ये लेटर लिखा, तो वो वहां से छोड़कर अपने घर गए। चौधरी शहजाद साहब की जाके मिन्नतें की कि मामू आप ये मत करें, और मोनस इलाई जब वापस आया तो उसने कहा जरदारी जीत गया, हम हार गए। ये जुमला है। जी सवाल ये पैदा होता है कि जो लेटर इमरान खान साहब ने लिखा, तो मैं अहमद अवैस साहब से पूछता हूँ कि वो एज ए पार्टी हेड लिखा या एज ए पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड के लिखा? नंबर एक वन। बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, हाँ, एक बात। पहले मेरी बात खत्म हो जाए जी सर। जी वैसे मैं आपसे जवाब लेती हूँ मैं। जी जी लिखा। एक- अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी हेड ने वहां डायरेक्शन दी असद उमर को, और लेटर कौन लिख रहा है? असद उमर लिख रहा है, वो नहीं लिख रहा। क्या वो पार्टी हेड था या पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड था? इसकी कोई वजह सर अब इसका जवाब अहमद अवैस साहब दे दीजिए सर। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप जरा सुनिएगा, पहली तारीख को अप्रैल की 1 अप्रैल को जो गुजरात साहब ने इस्तीफा दे दिया, मंजूर हो गया उनका इस्तीफा। जी 2 अप्रैल को बाकायदा इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर दायर हुए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। उसमें चौधरी भी अपने पेपर दायर, वो पिछली तरफ से पेपर थे ठीक। की हैसियत से। जी सर आपकी आवाज कट रही है। जी जी आ रही है आवाज? अब आ रही है सर, अब आ रही है। The subscriber you're calling is out. मेरा ख्याल है हमारा तकनीकी राब्ता थोड़ा खराब हुआ है। हम दोबारा से अहमद अवैस साहब को यही सवाल पूछेंगे। रशीद रिजवी साहब आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे सर, जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63A में कहीं चीफ ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी हेड ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र ही नहीं है। जी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। जी और वो क्लॉज 3 या 2 आप देखेंगे उसमें उन्होंने बहुत हद तक डिफाइन किया है एज ए होल पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी 10 आदमी जो थे इन पर मुश्तमिल होती है, कोई जात नहीं है उसमें जी कि परवेज इलाही साहब या शौकत अली साहब। तो ये कहना कि चीफ ऑफ पार्टी का करेगा, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जी क्योंकि 63A तो बहुत वाजे है सर, वो तो अगर उस देखिए ना, जी आप बैकग्राउंड में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट भी देखे, तो ये टिकट कौन साइन करेगा आप मुझे बताएं। जब आप टिकट देते हैं पार्टी में तो वो उस वक्त तो पार्लियामेंट्री पार्टी होती ही नहीं है, असेंबलियां बनी नहीं होती हैं, वो सरबराह पार्टी का देता है।
तो अब मैं एक ब्रेक ले लूं यासीन साहब, क्योंकि उसके बाद आपने चले जाना है, तो फिर मैं राना साहब से अलग ही प्रोग्राम करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यासीन आजाद साहब से एक सवाल है और राना साहब से भी कि फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी हुकूमत में आने की, ये अभी तक पड़ा हुआ है सवाल, इस पे जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, अब बताइए कि अब आप इस वक्त हुकूमत में हैं और आप कहते हैं कि हमने बेंच के फैसले को नहीं मानना, तो इसका तो मतलब है कि महाजराई होगी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, हम पहले तो आपने पहले बात की कि पीटीआई के एटीट्यूड या उसका नैरेटिव या उसने के जो उन्होंने 4 महीने से तमाशा लगाया हुआ है उसमें और हम में फर्क है। हमने तो नेशनल टेस्ट में बहुत सारी और एक नॉर्म्स जो डेमोक्रेटिक है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी जो आप बात करते हैं कि आपने कहा कि अगर कोई फैसला ऐसा आया तो वो एक टोटल एक सिंगल पॉइंट इशू है कि एक ऐसा बेंच जिस पे हमें कोई इतराज है, अगर हम कहते हैं कि फुल कोर्ट हो जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। सारे जितने भी मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट है या सिटिंग प्रेसिडेंट है, वो सारा आपने देखा कि आज उधर थे, तो वो चीजें वो और इशू है जो हमारा हम पे इल्जाम लग रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हम समझते हैं अब अगर आपके खिलाफ फैसला आता है कोर्ट्स तो क्या को होगा? देखे ना, हम समझते हैं कि बच्चा कह रहा है कि पहले जो था 63 में क्या लिखा हुआ था काउंट ना किया जाए, वो तो लफ्ज नहीं थे, वो तो ज्यादा यही था डी सीट तक का था। आप ज्यादा स्ट्रेच करते तो उसको ये टाइम उसका कोई कर सकते थे कि कितनी देर की डी सीट हो, लेकिन ना हो तो वो तो मैं समझता हूँ एक ऐसे ही जिस तरह आप भी कहते हैं पार्लिमानी पार्टी तो कोई चीज ही नहीं है। पार्लिमानी पार्टी क्या, अगर 150 बंदा है तो वो बैठ के डिबेट करेगा हमने किसको वोट देने हैं, क्या वो रेजोल्यूशन करेगा? नहीं तो फिर आप मुझे ये वो बताएं, पार्टी एडी करेगा ना। मेरी बात सुन ले, जी। आज स्ट्रेस कर रहे हैं पार्लिमानी पार्टी, ये लफ्ज है जी। पार्लिमानी पार्टी क्या है? पार्लिमानी पार्टी क्या 150 बंदा है, 200 बंदा है, तो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। जिस तरह ये 10 लोग थे, क्या वो डिबेट करेंगे कि हमने किसको वोट देना है? क्या इस इंटरप्रिटेशन से क्या कल को ये डिफेक्शन क्लास खत्म नहीं हो जाएगी? फिर जो मर्जी कहते हैं जी डमी नहीं होना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। फिर तो पार्टी का जो डिसिप्लिन है जिसको कैम करने की कोशिश की कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उसको तो खत्म कर दिया। अच्छा, तो मैं समझता हूँ ये बात बड़ी वाजिया है कि इसमें तजाद है। लेकिन सर अब कोर्ट तो पीछे नहीं हट सकती ना, जो उन्होंने फैसला किया हुआ है उस कोर्ट से पीछे अगर हटेंगे बहुत सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाएंगी। पहले जो फैसले के मुताबिक या तो चले, हाँ, या उसको रिव्यू कर ले। देखे ना, अगर पहला आज मैं पढ़ रहा था चीफ जस्टिस साहब का कि हमसे भी गलती हो सकती है, तो गलती का रिव्यू किस लिए है कि अगर उसमें कोई खराबी आई है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये बात दुरुस्त है कि नजरसानी होनी चाहिए थी उस फैसले की, भी वो नजरसानी नहीं हुई, बीच में ये फैसला आ गया, तो क्या गलती दुरुस्त हो सकती है? अगर गलती है कि आइन को जो है वो उसमें तरमीम नहीं कर सकती अदालत? लेकिन गलती हो तो जरूर दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन ये है कि आइन की अगर इस शिप को पढ़ लिया जाए ना तो मेरे ख्याल में सारी पोजीशन पढ़ने वाले पे वाक़या हो जाएगी, चाहे वो जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी होगा। फिर भी क्वेश्चन रिकाउंट का कहीं काउंट नहीं होगा, बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। देखें, 2 चीजें हैं जो उन्होंने इसके ऊपर बेस बनाया है। वो आर्टिकल 63(1) बी जो है ना, मैं 1B से करते हैं तो मैं 3 लाइनें पढ़ दूंगा आपको। पढ़ा हुआ है सर, वो जी आप पढ़ दें, बेशक पढ़ दें, लेकिन उसमें कहीं पे भी मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार करने वाली बात तो नहीं है सर, पूरे आर्टिकल के नहीं, उसमें देखा ना, उसमें देखिए वो बड़ी इसमें लिखा हुआ है कि वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party, कि उससे डायरेक्शन से अदरवाइज डायरेक्शन से हट के कोई वोट करेंगे तो वो वोट जो है वो इनवैलिड होगा। और उसके नीचे आगे दिया कि वो ये तो सर इसके मुताबिक भी फिर सर बता रहे हैं पूरा पढ़े ना इनवैलिड का किधर जी सर, ये पार्टी हेड जो है वो डिक्लेयर करेगा। डिक्लेरेशन इज टू बी मेड बाय द पार्टी हेड।
तो सर पार्टी हेड तो वो बाद में डिक्लेयर करेगा, कार्रवाई करने के बाद, वोट होने के बाद की बात है। सर दुरुस्त बात है, पार्टी हेड उसके बाद कार्रवाई करेगा, जैसे कि इन 25 लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब ने की। हम तो ये कह रहे हैं वो डी सीट हुए इमरान खान साहब के कहने के बाद कि वो पार्टी हेड के फैसले के बगैर था। अगर देखिए सवाल यह है कि इमरान खान नेशनल असेंबली का खुद भी मेंबर है और पार्लियामानी ग्रुप है नेशनल असेंबली का, तो लिहाजा वो एक ही बात में पोजीशन में है ना, पार्टी हेड की है और पार्लियामानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी हेड को भी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर होना जरूरी है, ये भी कहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर सर वो इसमें आगे लिखा होगा, ये तो प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो किसी आदमी को बनाया जा सकता है, मेंबर ऑफ एनी फोरम। सर वो ये सवाल यही उठ रहा है ना, जो भी राणा साहब भी कह रहे हैं कि डी सीट लोग हुए हैं, डी सीट इसीलिए हुए हैं कि पार्लियामानी हेड ने, जो कि पार्लियामेंट जो पार्टी हेड भी है, उसे भी सोन किया है। एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन मुख्तलिफ है सर। वो पार्टी हेड ने वैस साहब आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर है, वहाँ पार्लियामानी लीडर है, यस, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो डी सीट लोग हुए हैं या वोट काउंट नहीं किया गया, वो 25 बंदों का, वो तो प्रोविंशियल असेंबली में है, वहाँ तो महमूद रशीद था पार्लियामानी लीडर। देखिए ना, सवाल ये है कि ये जो डी सीट हुए, आप सवाल तो ये इसीलिए हुआ ना, पार्लियामानी ग्रुप जो था पंजाब असेंबली का, वो पीटीआई का, वो महमूद रशीद था लीडर उसका। महमूद रशीद के कहने की डायरेक्शन का, लेकिन सर इमरान खान साहब तो उस असेंबली में नहीं है, और खत लिखा है असद उमर साहब ने। देखे ना, मैं ये इमरान उसने लिखा है असद उमर ने कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ इमरान खान, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। पार्टी जो है वो हर फोरम पे वो अलग होगा सब। ठीक, तो जवाब आप अच्छा, मैं सर इस पे जवाब मुझे सिर्फ आखिरी क्लैरिफाई कर दीजिए, अगर कोर्ट ये कहती है कि नजरसानी भी साथ ही होगी या फुल कोर्ट बना देती है, लार्जर बेंच बना देती है, तो पीटीआई को मंजूर होगा? अदालत जो कहेगी कि नामंजूरी का क्या सवाल है, कि जो ये तो अदालत का फैसला है। हमने तो आके खड़े होकर रिक्वेस्ट करते हैं, बहस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अदालत के पास ही होती है ना। जब भी हम अदालत में आते हैं तो हम अपने आप को इम्पोज तो नहीं कर सकते कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो हम कह रहे हैं वही दुरुस्त है। दुरुस्त का ये हाँ ना जो है सही या गलत फैसला तो अदालत नहीं करना है। सर बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। अगर कोई भी फैसला होगा आप कबूल करेंगे इससे, जो फुल कोर्ट से अलग 3 हमारी डिमांड जो है ना आसमा, वो इतनी मासूम और इतनी सादी है कि हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 3 जो जजेस हैं बेहतर है इस अदालत के लिए और इस फ्यूचर के लिए कि ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए, जिसको कोई उंगली ना उठाए। देखिए पिछले जो जजमेंट आई है 63 की इंटरप्रिटेशन, उस पे जो अभी बता रहे थे यासीन साहब और ऋषि रिजवी साहब कि मेजोरिटी ऑफ द वकला इंक्लूडिंग ऑल ऑफिस बेरर हाईएस्ट फोरम, जो बात वो उन्होंने कहा है कि 2 जजेस के साथ हम इत्तेफाक करते हैं, जो जजेस 3 के साथ नहीं करते, 3 के साथ नहीं करते, मेजोरिटी के साथ नहीं। यही बात मैं कर रहा हूं कि ये एक